हेलो, क्या आप जानते हैं कि जो इस बार जनगणना हो रहा है या जो सेंसस हो रहा है, ये कौन सा आजादी के बाद कौन सा सेंसस है? या ओवरऑल जितने सेंसस हुए हैं, इसमें अभी वाला सेंसस हुए कितने नंबर का है? मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं सूत्रम एकेडमी के जीएस सेशन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा अभी सेंसस चल रहा है, जो सरकार जो है भारत सरकार इस सेंसस को केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर करने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक न्यूज आप लगातार सुन रहे होंगे, वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि सरकार सेंसस के साथ में डीलिमिटेशन ला रही है और डीलिमिटेशन के साथ में महिला आरक्षण बिल भी ला रही है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सेंसस जो हमारा अभी 2027-26 में चल रहा है, जिसका रिजल्ट जो है, जिसका जो आउटपुट है वो 2027 में आएगा। सबसे पहले जो सेंसस का वो क्या है, इस बार के सेंसस का जो जिसको जनगणना 2027 कहा गया है, उसमें कहा गया है ये पूर्ण रूप से ये फुल्ली डिजिटल जनगणना होगा। ये आजादी के बाद या अभी तक का जो लास्ट जनगणना हमारा हुआ था 2011 में, उसमें भी डिजिटल रूप में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हमारे पास डिजिटल उतना संसाधन मौजूद नहीं था। लेकिन वर्तमान में जब हम 2026-2027 की बात कर रहे हैं, तब हम फुल्ली डिजिटल हो चुके हैं। तो ये देश की पहली जो जनगणना है वो डिजिटल है। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन भी बहुत तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला आपने ये समझा कि ये जो हमारा सेंसस है 2026 या 2027 वाला, ये पहला जो है वो फुल्ली डिजिटल सेंसस रहेगा, ये जनगणना रहेगा। अब आते हैं इसके आगे पॉइंट पर। तो ये क्या आपने समझा? पहला है ये कि 100% डिजिटल ये क्रियान्वयन है। ये टोटल क्या है कि कागजी कार्रवाई को बिल्कुल ये समाप्त कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कागजी कार्रवाई से मुक्ति दे रहा है, और मोबाइल ऐप और सेल्फी के थ्रू या फिर जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होता है जनगणना वाला, उसके थ्रू ये आपका पूरा रिपोर्ट तैयार करेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये क्या कि इसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल करने की बात की जा रही है। पहली बार जब अंग्रेज हमारे देश में 1931 के समय थे, तो उस समय जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद जो जनगणना है, ये पहली बार 1931 के बाद पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा सभी समुदायों का डेटा ये कलेक्ट करेगा। ये जो है ये 1931 के बाद हो रहा है, ये लगभग आपको 90-95 के साल के बाद हो रहा है जातिगत जनगणना। तीसरा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज है, इसे त्रुटि जो है, इसे जो फॉल्ट है वो कम होने की संभावना है। रियल टाइम में आपका डेटा फिट कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारा इस बार का जो जनगणना है वो क्या है कि 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है। ये याद रखिएगा, ये सारा जो क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। 16वीं जो है नेशनल सेंसस है। साथ ही साथ ये स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद 8वां है। दो चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो जनगणना है वो 1872 में शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? 1872 में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन आजादी के बाद 8वां और ओवरऑल ये 16वां जनगणना है। दोनों चीज याद रखिएगा, आजादी के बाद 8वां और ओवरऑल 16वां जनगणना हमारा सेंसस ये अभी है। ये अब आता है क्वेश्चन पूछता है आपसे पॉलिटी से लिंक करके, जनगणना जो है उसके बारे में संविधान में कहां चर्चा की गई है। तो हमारा क्या बनता है कि अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 69 के तहत यह पूर्णतः संघ सूची यूनियन सब्जेक्ट है। ये क्या है? संघ सूची है। इसको सिर्फ केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है वो नियम बना सकती है, वही ये राज्य सरकार को ये अनुमति नहीं दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद में आता है? ये 246 में आता है। कौन सी सूची में है? ये 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 69 69 में आता है। साथ ही साथ जो नियम है, जो सरकार जो जनगणना का अधिनियम है, वो कब का बना हुआ है? वो बना हुआ 1948 का। वो 1948 का बना हुआ, और उसमें कुछ बदलाव करके उसको 1990 में कुछ इसमें बदलाव भी किया गया था। और एग्जाम में पूछा, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में कुछ वर्ष पहले पूछा गया था
जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है, या कौन से मंत्रालय को ये जिम्मेदारी मिली हुई है जनगणना के लिए? तो ये मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, ये मंत्रालय जनगणना को देखता है। तो 3 चीज समझा आपने। पहला 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है, ये आजादी के बाद 8वां जनगणना है। शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 246 में दिया गया है। कौन सा अधिनियम लगता है? तो 1948 का अधिनियम लगता है। और साथ ही साथ कौन सा मंत्रालय इसको देखता है? तो ये देखता है इसको गृह मंत्रालय। इतना बात आपने समझा। चलते हैं आगे। अब क्या है कि आंकड़ों में ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान आ रहा है, क्योंकि जो हमारे देश की आबादी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ये आप जानते हैं कि हमारी जो देश की आबादी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ये ओवरऑल आप मोटा मोटी समझिए इसमें है क्या कि लगभग जो है 11,778 करोड़ इसका स्वीकृत बजट है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका इस बार जो बजट दिया गया है वो कितना बजट दिया गया है? तो 11,718.24 करोड़ दिया गया है इस बार का बजट सेंसस के, जनगणना के लिए। उसके बाद इसमें लगभग 30 लाख लोग जो है वो डेटा संग्रह के लिए कर्मचारी या अधिकारी लगेंगे। लगभग 30 लाख लोग इसमें लगेंगे। और ये जो है तकनीकी जनशक्ति द्वारा उत्पन्न मानव दिवस रोजगार जो है, इसमें कितना रोजगार सृजन होगा? तो 1.02 करोड़ जो है वो रोजगार सृजन होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को लगाना पड़ेगा। 30 लाख लोगों को लाभ लगाना है, तो 30 लाख सारे लोग तो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ जो है वो आपको टेम्पररी बेसिस पर भी इनको हायर किया जाएगा। और देश की 100% आबादी को डोर टू डोर कवरेज करेगा। ये हर आबादी को ये डोर टू डोर रियल टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, जो टैबलेट आता है उससे इसका संग्रह किया जाएगा। बातें हैं जनगणना के अंदर की बातें में आते हैं। अब जनगणना को है 2 चरणों की भौगोलिक और समयबद्ध रूपरेखा। 2 चरण में इसको, जो जनगणना को इस बार है 2026-27 वाला, इसको 2 चरण में इसको पूरा किया जाएगा। पहला क्या है? देखिए यहां पर है कि जो इसका समय सीमा शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक के लिए। क्या है समय सीमा? सब कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2026, मतलब शुरू हो चुका है, से कब तक होगा? 30 सितंबर 2026। उसके बाद क्या होगा? कुछ इलाकों में जो दुर्गम इलाका है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत जो होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से होगा। कब से होगा? 1 अक्टूबर 2026 से यहां पर जनगणना की शुरुआत होगा। और चरण 1 में क्या होगा कि पहले मकान सूचीकरण किया जाएगा और दूसरा किया जाएगा जनसंख्या गणना। दोनों चीज किया जाएगा, मकान को भी किया जाएगा और जनसंख्या को भी किया जाएगा। अब नीति निर्माण के लिए क्या जानकारी सरकार जुटा रही है? जितना जो पॉलिसी सरकार ला रही है, पॉलिसी वेलफेयर, देखिए वेलफेयर सोसाइटी के लिए सारे पॉलिसी आपको इंडिया वेलफेयर सोसाइटी, और जो प्रिंसिपल्स हमारा है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, इसमें बात किया जाता है कि बहुत तरह का वेलफेयर के लिए बात करता है, बहुत तरह के लिए बात किया जाता है। तो लोक कल्याण के लिए अगर सरकार के पास डाटा होगी तो सरकार वेलफेयर को अच्छी, जो स्कीम है उसको अच्छी तरीके से लागू कर सकती है। अब वेलफेयर के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा कलेक्शन है, वो डाटा में क्या क्या मांगा जाएगा आपसे? पहला व्यक्तिगत डाटा होगा। व्यक्तिगत में क्या आपसे? जैसे नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, मातृभाषा, रोजगार और आर्थिक गतिविधि में तो क्या करते हैं वो आपको माना जाएगा। दूसरा हुआ मकान और जीवन स्तर, मतलब आपको बहुत तरीका से, जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं कि नहीं, आपके घर में टेलीफोन है कि नहीं, आपके घर में गैस कनेक्शन है, एलपीजी है, स्मार्टफोन है, वाईफाई है, ऐसा आपका इंफॉर्मेशन सारा देना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रवास और मोबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है जहां उनका जन्म होता है या जहां उनका घर होता है वहां छोड़ के वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। मतलब जैसे बिहार के लोग हैं वो दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, या बॉम्बे के लोग हैं तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में जगह पर मूव करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी आपका इंफॉर्मेशन, जन्म स्थान, पिछला निवास स्थान कहाँ रहे हैं, फिर
किस कारण से आप जो है प्रवास किए, कि मतलब जो आप चेंज किए जगह को, इस शहर से उस शहर, वो किस कारण से आप गए हैं। और शिक्षा, विवाह, रोजगार, ये सब की तो इन्फॉर्मेशन आपसे ली ही जाएगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सरकार जो है आपसे लेगी, और जो है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपसे डेटा कलेक्ट करेगी, और डेटा कलेक्ट करके जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी वो इसी आधार पर बनाएगी। अब देख रहे हैं कि 1931 के बाद जो है वो संपूर्ण जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जो लास्ट जनगणना हुआ था, जातिगत जनगणना तो 2011 में भी हुआ था, और 2021 में कोविड की वजह से, जानते हैं कोविड का समय था जो 2021, तो उस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब जो है वो 1931 के बाद जातिगत जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऐप के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, और आपका जो है सिक्योर क्लाउड, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपका क्लाउड सीडिंग, जो कंप्यूटर्स पढ़ते होंगे या जानते हैं कि जो डेटा है वो क्लाउड में रखा जाता है। क्लाउड मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल बादल हुआ, मतलब समझिए उसको आप कि वहां डेटा कलेक्शन किया जाता है कि वो कभी खराब नहीं होगा, मतलब जब तक धरती है वो डेटा सुरक्षित आपका रहता है। तो टोटल जो है वो डिजिटल फॉर्म में चला गया है। कलेक्ट करना डेटा का, वो उसको संग्रह करना, उसको स्टोर करना, वो टोटली जो है पहले किसी रजिस्टर में रहता था, बाद में कंप्यूटर में रहना, अब कंप्यूटर से ऊपर बढ़ के हम क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं। अब क्या है कि डेटा दर्ज करने का दो मार्ग है। एक तो क्या है कि स्वगणना, सेल्फ आप कीजिए, आप सेल्फ कर सकते हैं, आप खुद से भी जो है पोर्टल पर सारा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपके पास कर्मचारी, अधिकारी जो भी आते हैं सरकार की ओर से, उनको सारा इंफॉर्मेशन आप दीजिए, और अपना जो डेटा कलेक्शन का जो डेटा है, जो जिसे सरकार, जिसको चाहिए सरकार को पॉलिसी निर्माण के लिए, वो आप उनको इंफॉर्मेशन दीजिए, या खुद से सारा पोर्टल पर, जो साक्षर हो, जो बहुत कंप्यूटर के लिए जो हैबिचुअल है, वो बहुत इजी है उनको कंप्यूटर को यूज करना, वो खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो जनरली है वो घर घर डेटा कलेक्ट करने आएंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन सही सही देना है देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए। अब देखिए 2011 में जो हमारा डेटा कलेक्शन था, वो उसमें और अभी वाले में क्या क्या बदलाव आया। पहला क्या, ये कागजी फॉर्म था, 2011 वाला जो था वो कागजी फॉर्म था, पता है उस समय कागज का ही यूज होता था डेटा कलेक्शन के लिए। अब जो है ये 100% डिजिटल हो गया, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल। उस समय वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन तो नहीं था, इंडिया में एप्लीकेशंस यूज नहीं होता था उस समय। फिर भौतिक नक्शे और अंदाजा करते थे। अब इसमें क्या है कि जीपीएस टैगिंग करते हैं कि क्या लोकेशन आपका, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये जीपीएस ट्रैकिंग से हो जाता। पहले अंदाज लगाते थे कि इसके घर के सामने, उसके घर के सामने, उस रोड में, इस रोड में। अब क्या करेंगे, जीपीएस ट्रैक ऑन करेंगे और आपका एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लोकेशन आपको हर घर का मिल जाएगा। ये हुआ इंफॉर्मेशन आपके लोकेशन का पता लगाने के लिए। फिर जब आप विवरण हाथ से भरते थे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होने की संभावना होती थी, लेकिन अब डिजिटल है क्या, अगर त्रुटि भी होता है तो आप उसको तुरंत उसको एडिट कर सकते हैं। क्या आपके पास ये चीज है। क्या है कि पहले मैनुअल जांच होता था, सब चीज का मैनुअल जांच होता था। जैसे डाटा कलेक्ट करके लाया गया, उसका फिर एक एक रिपोर्ट को जांच किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये ऑटोमेटेड हो जाएगा, ये रियल टाइम में ही सारा कलेक्शन कर लेगा। तो जो सेंसस के बारे में, आप जो सेंसस का चल रहा है इंफॉर्मेशन, अब या न्यूज में आप लगातार सुन रहे होंगे कि सेंसस के साथ डीलिमिटेशन की बात चर्चा की जा रही है, और साथ ही साथ महिला जो हमारा आरक्षण जो लाया जा रहा है लोकसभा और विधानसभा के लिए भी, उसको भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो जो एग्जाम में आपके पूछा जाएगा वो तो पूछा जाएगा 2011 के डेटा से, अगर पूछा जाता है तो। लेकिन आपको जो 2027 वाला जो इंफॉर्मेशन है, 2027 वाला इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एग्जाम में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है ये आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।